हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है आपके आर ओ एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हम एक अर्जुना सीरीज लेके चल रहे हैं जिसके तहत हम आपके यूपी स्पेशल को कवर करने वाले हैं। आपके यूपी स्पेशल में आपका इतिहास, ज्योग्राफी, आपका कल्चर, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो हम इस सीरीज के तहत जो है कवर करने वाले हैं, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जो आपके यूपी में एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आपका आर एग्जाम हो गया, चाहे आपका पीसीए का एग्जाम हो गया, चाहे आपका पेट का एग्जाम हुआ, या आपका एपीएस का एग्जाम हुआ, जो भी यूपी के एग्जाम होंगे जहाँ पे यूपी स्पेशल का डिमांड है, हम जो है आपके लिए बहुत ही क्या होने वाला है, तो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप केयरफुली इसको अच्छे से कवर करिए, बात मानिए। इससे बाहर जो आपका क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, है ना, नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका यूपी के प्राचीन इतिहास पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है हम कवर करेंगे और कौन कौन से टॉपिक जो है आपके यूपी स्पेशल के कवर करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है जो हम आज कवर करेंगे उसके पहले हम जान लेते हैं। तो आपके प्राचीन भारत से संबंधित, यूपी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। यूपी परिप्रेक्ष्य में ही हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस हैं, खुदाई में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, उसके विशेषताएं क्या रही हैं, उसके बारे में जो हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहले हम पाषाण का कवर करेंगे, उसके बाद आपका सैंधव काल आ जाएगा, उसके बाद वैदिक काल आ जाएगा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल एंड पूर्व मध्य काल को जो हम अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल आज जो हम कवर करेंगे सिर्फ पाषाण काल को ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो इसको कवर करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हर साल जो यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, जो यहाँ पे प्लेसेस हैं यूपी में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको भी पता है कि आयोग का, यूपीपीएससी आयोग का काफी फेवरेट रहा है क्वेश्चन, कि मैच करने के ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है ना एग्जाम में। तो इस तरह से अगर आप साइट पता रहेंगी, उसकी विशेषताएं पता रहेंगी, जो है आप चीजों को अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इतना मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं अच्छे से जो है यूपी के बारे में पढ़ाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, जो पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, और जो है आप शांति से लेक्चर को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले आपके पाषाण कालीन स्थल के बारे में हम जानेंगे, और वहां पे कौन से साक्ष्य मिले उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको 3 पार्ट में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस मिले हैं आपको यूपी से संबंधित, और इसके विशेषताएं क्या रही हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जानते हैं इतिहास क्या रहा है। इतिहास, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप उसकी डिफिनेशन जान लीजिए, क्योंकि डिफिनेशन से अधिकतर जो चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो बात करें इतिहास का। इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री आपका क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो आपका है अतीत का वर्तमान से संवाद, अतीत का वर्तमान से संवाद। ठीक है, मैं आपको डिफाइन करता हूं कैसे है आपका अतीत का वर्तमान से संवाद। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लिए लीजिए। हड़प्पा सभ्यता उस टाइम कितनी डेवलप सभ्यता थी। इसके वर्तमान की अगर हम बात करें, जितने संसाधन आज उपलब्ध हैं, क्या उस टाइम हड़प्पा सभ्यता में उतने संसाधन उपलब्ध थे, नहीं थे। ठीक है, अगर हम साक्ष्यों की बात करें कि हम प्राचीन भारत से क्या सीख के वर्तमान में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ले लीजिए आपका जो वहां पे मकान होते थे किस पे आधारित होते थे, तो ग्रिड पद्धति पे आधारित होते थे। तो ग्रिड पद्धति पे जो हड़प्पा सभ्यता में मकान स्थापित होते थे, आज का वर्तमान जो चंडीगढ़ है वो भी तो ग्रिड पद्धति पे ही आधारित है ना, उस पर ही बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो खाद्यान्नों को संरक्षण करने के लिए वहां पे क्या बनाया जाता था, तो वहां पे बनाए जाते अन्नागार इसमें बोलते हैं। तो वहां पे अनाज रखे जाते थे ताकि फ्लड के समय अगर फ्लड आए, ऐसे कोई प्राकृतिक डिजास्टर है, उसे बचा जा सके, उस टाइम भोजन को प्रोवाइड करा जा सके। वर्तमान भी हम देखते हैं क्या बनाया गया है, तो वर्तमान में भी तो बनाए जाते हैं ना अनाज रखने के लिए। ठीक है, तो उसको हम देख सकते हैं। नालियां जो काफी विकसित थी। उसके बाद अगर हम औरतों की बात करें, उसमें भी आपके बाजू बंद होते थे, लिपस्टिक होती थी, चूड़ियां होती थी, कितने केसेस मिले हैं बालों के, है ना। तुम कह सकते हैं जब हड़प्पा सभ्यता इतनी डेवलप थी, वहां से कुछ चीजों को हमने कवर करा है जो वर्तमान में हम इसको क्या करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि प्राचीन भारत के कौन से ऐसे तत्व हैं जिसको हम वर्तमान में इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको 150 में आंसर देना था, तो 5-6 पॉइंट थे अच्छे अच्छे, आप इसको भी अगर पूरा कर देते तो आपका आंसर जो है एक अच्छा आंसर तैयार हो जाता। फिलहाल हमारा काम है आपका यूपी स्पेशल कवर करना, तो हम उसको जानेंगे, लेकिन थोड़ा चीजों को आपको जानना चाहिए कि वर्तमान आपका अतीत में घटनाएं क्या घटी हैं, और उससे सुधार करके उसे सीख के आप वर्तमान में क्या इंप्लीमेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, इतिहास बोलते हैं। ठीक है, अतीत से सीखा आपने, वर्तमान में इंप्लीमेंट करा, तो हो गया आपका इतिहास। आपकी अगर हम बात करें, जैसे हम 5 साल पहले अगर कोई आपने एग्जाम दिया, उस आपको कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारणवश नहीं हुआ, तो आपने कुछ सीखा होगा वहां से कि मैंने कहाँ गलतियां करी, क्या गलतियां करी, उसे कुछ आपने सीखा होगा, वर्तमान में आपने इंप्लीमेंट करा होगा।
यही तो हो गया ना, आपको जो पास्ट में बीता है वो आपका इतिहास हो गया, ठीक है, वो इतिहास हो गया, वर्तमान में आपका प्रेजेंट चला है, तो पीछे से आपने सीखा, वर्तमान में आके इंप्लीमेंट कर दिया, हो गया क्या आपका, तो इतिहास बन गया आपका, ठीक है, इतिहास बन गया। ठीक, अब हम बात करें पाषाण काल की। पाषाण काल हम किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल उस अवधि को डिफाइन करता है, यानी उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थरों का उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था। किसका? पत्थरों का उपयोग, पत्थरों का उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था, औजार, ठीक है, यानी उपकरण बनाने के लिए किया जाता था, उसे हम क्या बोलते हैं? तो पाषाण काल बोलते हैं, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो आज तो कितने डेवलप हो गए हैं, टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई है, आपको उपकरण बनाने की जरूरत ही नहीं, एक चीज ऐसे बम है कि गिरा दिया जाए तो पूरा दुनिया ही समाप्त हो जाए, लेकिन उस टाइम तो ऐसा नहीं होता था, वहां पे लोगों के पास जानकारी थी नहीं, जानकारी का अभाव था, तो वो क्या करते थे, तो पत्थरों का ही उपयोग करके जो है अपना शिकार करते थे और जो है अपना जीवन यापन, अपना संरक्षण ये स्वयं करते थे, ठीक है। तो क्लियर है ना पाषाण काल के बारे में। चलिए अब हम पहले देखिए पाषाण काल में जब खुदाई हुई और उसके तहत कौन कौन से क्षेत्र पाए गए, पहले हम उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम 3 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे और उसकी विशेषताएं क्या रही हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले हम आपका क्या आ जाता है आपका पाषाण काल में। तो पहले 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, सोनभद्र, सोनभद्र, उसके बाद आपका आता है मिर्जापुर और चंदौली, मिर्जापुर और चंदौली, ये 3 प्लेसेस हैं, आप प्लीज ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बात माने इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, नहीं आएगा क्योंकि इसके से संबंधित, ठीक है। इसके तहत कुछ क्षेत्र पाए गए हैं खुदाई में, तो हम उसको भी जान लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का नाम क्या है, क्यों फेमस है, ठीक है। पहले जान लेते हैं हम आपका, तो सिंगरौली बेसिन आपका कहाँ पड़ता है, तो सोनभद्र जिले में पड़ता है ना, सिंगरौली, सिंगरौली बेसिन। उसके बाद आपका आ जाता है लेक हिया, लेक, लेक हिया, लेक हिया क्यों फेमस था, पहले तो ये जान लीजिए कि लेक हिया था आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल था। ये क्यों फेमस था, तो फेमस था यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, नर कंकालू जो साक्ष्य मिले आपको कहाँ से मिले हैं, आपके लेक हिया से, ठीक है। उसके बाद आपका है मुरैना पहाड़, मुरैना पहाड़, मुरैना पहाड़ कहाँ पड़ता है, मुरैना पहाड़ पड़ता है आपका मिर्जापुर में, कहाँ पड़ता है, मिर्जापुर में। ये क्यों फेमस है, ये भी एक मध्य पाषाण कालीन स्थल ही है, कौन, मुरैना, मुरैना भी आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल ही है। यहाँ पे जिसके साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल की सामाजिक जीवन कैसा था, वहां की संस्कृतियां कैसी थी, वहां पे लोग कैसे निवास करते थे, वहां का भोजन कैसा था, उसके बारे में साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मिलता है आपके मुरैना पहाड़ से। उसके बाद चंदौली में एक और प्लेसेस मिले हैं, उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका चकिया, क्या नाम है, तो चकिया नाम है, ठीक है, क्या नाम है, तो चकिया नाम है। इतना क्लियर है ना। देखिए अभी हम आपको डिवाइड करेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से स्थल पाए गए हैं और क्यों उसकी विशेषताएं क्या रही हैं, हम उसके बारे में भी अलग से डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे। लेकिन अभी जो साक्ष्य मिले ना सीक्वेंस वाइज जो है आप कवर करते चलिए, तो मैं आपको लास्ट में उनके बारे में बताऊंगा ना, तो चीजें आपको 2-3 बार रिपीट हो चुकी होंगी ऑलरेडी, तो आप अच्छे से चीजों को याद कर पाएंगे, ठीक है। तो साक्ष्य को जानने से बेस्ट है, टेक्स्ट बुक से बेस्ट है कि आप उस प्लेसेस जाए, अगर आप आसपास निवास करते हैं तो उस प्लेसेस जाए, तो बेहतर जो जानकारी आपको किसकी मिल जाती है, वहां के प्रमाण की मिल जाती है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ घूमने निकल जाए, नहीं, कभी आपको टाइम मिले तो बेशक जाइए, तो हमारी संस्कृतियों को जानना हमारा एथिक्स भी कहता है ना, हमारा नैतिक दायित्व भी तो है अपने संस्कृतियों को जानना, ठीक। अब देखिए प्रतापगढ़ क्षेत्र में खुदाई, हाँ एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, तो मैंने आपको बताया ना सोनभद्र, मिर्जापुर, उसके बाद क्या पता चंदौली, ये है जो ना वर्तमान की अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो किसके तहत आते हैं, तो आते हैं आपके बघेलखंड क्षेत्र, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन अगर पूछता है आयोग कि बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया और चंदौली हो गया, आप इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है, भूलेंगे नहीं ना, बिल्कुल मत भूलिएगा, सोनभद्र, मिर्जापुर एंड चंदौली आते हैं बघेलखंड क्षेत्र के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम प्रतापगढ़ में देख लेते हैं, प्रतापगढ़ में जो खुदाई हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। पहला क्या है, पहला तो आपका है सराय नाहर राय, क्या है, सराय, सराय नाहर, सराय नाहर राय, यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्य मिले आपके 14 शवाधान मिले हैं और 4 गर्त क्या मिले हैं, तो चूल्हे मिले हैं ना, 4 गर्त चूल्हे मिले हैं, 14 शवाधान, 14 शवाधान, उसके बाद 4 गर्त चूल्हे, 4 गर्त चूल्हे मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। अगर एग्जाम में पूछता है सराय नाहर किसे किसे संबंधित है, तो आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद इसे साक्ष्य किसके मिले हैं, तो साक्ष्य मिले आपको किसके, साक्ष्य मिले आपके
14 सावधान और 4 गर्त चूल्हे। सावधान का मतलब ये होता है कि जो मृतक होते थे उनको पत्थरों को बॉक्स में जो है पत्थरों को काट काट के उसमें दफनाया जाता था। इसे हम बोलते हैं, आपको वर्तमान में सावधान इसको हम बोलते हैं। उस टाइम सावधान बोलते थे, आज तो लकड़ियों के जो बॉक्स होते हैं उसमें दफनाया जाता है लोगों के। फिलहाल बस इतना जानते हैं, सावधान का तात्पर्य है मृतकों को दफनाने जो स्थान होता था जिसमें दफनाया जाता था उनको, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम आपका सावधान। ठीक है, ठीक। सरायनहार कहाँ पड़ता है आपका, तो प्रतापगढ़ में पड़ता है, यूपी की एक महत्वपूर्ण साइट है। उसके बाद आपका आता है मैदाहा। मैदाहा मदहा आपका है कहाँ पे, प्रतापगढ़ क्षेत्र में ही पड़ता है। यहाँ पे किसके साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण मिला है। अब बिलीव तो नहीं होता लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ कि पुरुष और स्त्री को एक साथ क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। यही बिलीव नहीं होता, क्यों, क्योंकि क्या उस टाइम सती प्रथा रही होगी क्या? अगर उनको साथ दफनाया जा रहा है तो चांसेस तो है कि सती प्रथा रही होगी। अदरवाइज अगर मान लीजिए पुरुष मरता है तो स्त्री को सती होना होता था, हो सकता है। लेकिन पुरुष जब अगर मान लीजिए स्त्री मर गई तो क्या पुरुष को दफनाया जाता था जबरदस्ती? क्या इसके साक्ष्य मिले हैं? कोइंसिडेंसी है कि दोनों कपल जो एक साथ मर जाए, तो बहुत ही कोइंसिडेंस होता है। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि स्त्री या पुरुष को एक साथ ही दफनाया दिया जाए, है ना? तो हो सकता है सती प्रथा रही होगी, और चांसेस तो कम ही लगते हैं। बट यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं इसको देख तो यही लगता है कि सती प्रथा तो रही होगी। खैर आप बस इतना जानते रहिए कि हाँ, यहाँ पे मैदान में जो साक्ष्य मिले हैं किसके, पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया गया था। और यहाँ पे साक्ष्य मिले किसके, यहाँ पे साक्ष्य मिले आपके सील, सील मिले हैं और हथौड़े मिले हैं। क्या मिले हैं, सील और हथौड़े। बस अब ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत जो है नहीं होना चाहिए। ये किस पीरियड से संबंधित है अभी हम जो है आपको डिस्कस कर देंगे, तो सारी चीजें जो है आपकी क्लियर आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम दमदमा क्या है, दमदमा के बारे में जान लेते हैं। दमदमा यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं आपके किसके, यहाँ से साक्ष्य मिले आपके ब्लेड और फलक के, है ना? ब्लेड और फलक के साक्ष्य मिले कहाँ से, तो दमदमा से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से, दमदमा से। इतना क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका? चलिए हम बात कर लेते हैं आपके पाषाण काल के बारे में। सॉरी, प्रयागराज में आपको पता है कि बेलन घाटी है। बेलन घाटी मिर्जापुर में पड़ती है ना, बेलन घाटी। यहाँ पे 2 प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, तो कोलडीहवा है। कोलडीहवा से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्य मिले आपको धान की खेती के, है ना? धान खेती के साक्ष्य मिले कहाँ से, कोलडीहवा से। जो आपको प्लेसेस बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। सिर्फ हम यूपी ही कवर कर रहे हैं, तो यूपी जो प्लेसेस पाए गए हैं आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब पूछने की संभावना भी प्रबल है, मैच करने के लिए देगा। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखा, चीजों को क्लियर नहीं रखा, तो जाहिर सी बात आप कंफ्यूज रहेंगे एग्जाम में, प्रैक्टिस नहीं करा तो। ठीक है, मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई नोट्स भी चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेगहरा है। यहाँ पे मेगहरा प्लेस मिला आपके कहाँ पे, आपके प्रयागराज क्षेत्र में मिला है। ठीक है, उसके बाद आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ प्लेसेस मिले हैं खुदाई के दौरान। कौन से, बुंदेलखंड क्षेत्र में किसके साक्ष्य मिले हैं, तो मिले आपको किसके, बिलहर का वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो बांदा जिला जो है ना, बांदा वहां पे पड़ता है। उसके बाद मिला आपका लहचूरा। क्या है, लहचूरा वर्तमान में बात करें हम तो महोबा, है ना? महोबा जो डिस्ट्रिक्ट आपका यूपी का, वहां पे लहचूरा प्लेस मिला हुआ है। इतना क्लियर है ना आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पाषाण काल में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जो साक्ष्य मिले आपके, पहले तो ब्लेड के मिले हैं, ब्लेड। उसके बाद हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, क्लीवर मिला है आपका, क्लीवर। जिसे हम क्लीवर समझते हैं ना, जो अगर आप अपने खेती करा होगा, आप उस क्षेत्र से आते होंगे जहाँ पे बैलों से जब खेत जोता जाता था एक समय में, उसमें जो हाथ तो कुंठी होती थी ना पकड़ने के लिए, हल वाली, उसको हम क्लीवर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मृदभांड यहाँ पे मिले हैं। क्या मिले हैं, तो मृदभांड मिले हैं आपके। मृदभांड के बिना तो आपका इतिहास कवर ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। यही जो शुरू होता है यहीं पे खत्म होगा। ठीक है ना, तो मृदभांड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, इधर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले ब्लेड के, हैंड एक्स के, क्लेवर के एंड मृदभांड के, और यहाँ पे सावधान के गत भी मिले हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे तभी जो है आप अच्छे से चीजों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं किसको, डिवाइड करते हैं हम आपको पाषाण काल को। पहले तो 3 पार्ट में उसको कवर करते हैं ना, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल।
5 लाख ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर कहां तक, तो 10,000 तक, ठीक है, 10,000 तक। इतना क्लियर है ना? 10,000 10,000 तक बीसी यानी बिफोर कॉमन ईरा, बीसीई होगा ना, बिफोर कॉमन ईरा होगा। ये पीछे, आगे से लेके पीछे तक ही चलते हैं पीरियड में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, तो मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल ले लीजिए, मध्य पाषाण काल, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो इसका टाइम ड्यूरेशन है आपका कितना, 10,000 से लेके 6,000, 10,000 से लेके 6,000 बीसी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता क्या, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल आपका 6,000 से लेके 1,000 बीसीई तक, ठीक है। इतना क्लियर है ना? मध्य पाषाण काल को हम किसके नाम से जानते हैं, तो शिकारी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, शिकारी के नाम से। क्यों जानते हैं, यहाँ पे शिकार का प्रचलन शुरू हो गया था, लोग जानवरों को मार के खाना शुरू कर देते, लोग पशुपालन का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से, मध्य पाषाण काल से। लेकिन ये जो है ना, उपयोग नहीं कर पाए पशुओं का, क्यों, ये बकरी तो पालते थे, उसका दूध इन्होंने अपने लिए यूटिलाइज करा नहीं। उनको लगता था कि जो दूध होगा वो सिर्फ किसके लिए होगा, तो पशुओं के बच्चों के लिए ही होगा। इसी वजह जो है पशुओं का अच्छे से लाभ नहीं उठा सके। और जब आता है नवपाषाण काल, इसको हम खाद्य संग्राहक भी बोलते हैं और कृषि पशुपालक भी बोलते हैं। खाद्य संग्राहक और कृषि पशुपालक, क्यों कि यहाँ पे जो कृषि पशुपालन था और जो खाद्य था वो काफी डेवलप हो गया था। यहाँ के लोग कृषि से अच्छी तरह से परिचित हो चुके थे और पशुपालन का जो वेटेज था काफी बढ़ चुका था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, लोग नवपाषाण काल में जो पशुओं का दूध होता था उन्होंने अपने लिए उपयोग करना शुरू कर दिया था। उनको लगा भाई इतना मेहनत करके हम तुमको खिलाते हैं, ठीक है, अब इनका दूध है तो हमारे लिए ना रहे तो फिर उसको हम क्या ही करेंगे, इनको पाल के, है ना। तो क्या करा था इन्होंने, तो पशुओं का दूध जो है इन्होंने यूटिलाइज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इतना क्लियर है ना? चलिए अब हम पकड़ते हैं एक को, यानी पूरा पाषाण काल को पकड़ते हैं। अब इसको अच्छे से कवर करते हैं, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो 5 लाख से लेके 10,000 तक था, ठीक है, 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक था। अब इसका ध्यान रखेंगे इसका टाइम ड्यूरेशन, हालांकि टाइम ड्यूरेशन एग्जाम में तो नहीं पूछता, बट आप जानते रहिए अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करें पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल कुछ साक्ष्य मिले हैं यूपी में, जहां जहां प्लेसेस मिले हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं पहले। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपको किसी भी प्लेस के बारे में जानना है तो वहां पे उस साक्ष्यों को जानने के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप उस प्लेस को विजिट करें, है ना। अगर आप फाइनेंशियली ठीक है, आपके पास टाइम है जाने का, अगर आप आसपास भी निवास करते हैं तो प्लीज जाइए वहां के, उनको जानिए, चीजों को, हमारी संस्कृतियों को जानिए, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे जो साथ है जो यूपी में बेलन घाटी है ना, बेलन घाटी, बेलन घाटी, बेलन घाटी और सोनभद्र की आपकी सिंगरौली घाटी, सिंगरौली घाटी, उसके बाद आपका चंदौली का चकिया, चंदौली का चकिया, यहाँ से जो है आपके पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे साथ कैसे मिले होंगे, आप कुछ आइडिया लगाइए कि आज के तरह वर्तमान में फेसबुक व्हाट्सअप तो नहीं होता था, एक दूसरे को मैसेज कर देते भाई ऐसा है यहाँ पे, ऐसा न्यूज चल रहा है, ठीक है। उस टाइम क्या था, मनोरंजन के साधन भी नहीं होते थे, तो मनोरंजन के साधन के लिए क्या करते थे, वो लोग गुफाओं में जाते थे, वहां पे चित्र बनाते थे, कुछ लिख देते थे, जो भी उनके मन में आता था अपनी भाषा में लिख देते थे। आज हमको क्या करें, तो उसको हम पढ़ रहे हैं, हमारा कर्तव्य भी पढ़ना, क्योंकि हमको एग्जाम एग्जाम फाइट करना है। प्राचीन इतिहास में क्या हुआ है, वर्तमान का टेक्स्ट बुक हमारे नहीं होता तो हम नहीं पढ़ते उसको, हमारी मजबूरी है, उसको पढ़ना ही है। हालांकि ये कह सकते खुशी भी है कि हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, उन्होंने कैसे डेवलप करा होगा चीजों को, जो हम वर्तमान में उसका इंप्लीमेंट करते हैं। तो उनके पास साधन तो नहीं होते थे, तो जाते थे गुफाओं में, कुछ वहां पे खेल कर लेते होंगे, उसके बाद डांस कर लेते होंगे, कुछ लिख देते होंगे। आपको एमपी में जब आप जाएंगे भीमबेटका में, वहां कितने चित्र मिले हैं, आपके अजंता गुफाओं में कितने चित्र मिले हैं जो आपको आपकी संस्कृतियों के बारे में बताते हैं। तो कह सकते हैं वो लोग पत्थरों में काफी चित्रकारी करना पसंद करते थे, ठीक है। इतना क्लियर है ना? जो कि बेलन बेलन नदी है, इसके एक सहायक नदी है क्या, टोंस, है ना। इसका विस्तार आपके यूपी के 3 जिलों में है। प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, सोनभद्र, उसके बाद मिर्जापुर, उसके बाद आपका प्रयागराज, है ना। इसका 3 क्षेत्रों में विस्तार है, 3 जिलों में विस्तार है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बेलन नदी है उसकी जो सहायक नदी टोंस, इसका विस्तार आपके यूपी के 3 जिलों में है। किसमें, सोनभद्र, मिर्जापुर एंड प्रयागराज, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिए। हम कनेक्ट करेंगे चीजों को, आपकी ज्योग्राफी हो गई, जहां लगेगा हाँ यहाँ पे ज्योग्राफी कुछ एंगल है, हम उसको भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ज्योग्राफी का लगेगा उसको भी कनेक्ट करेंगे, साथ में पॉलिटी का लगेगा, हम पॉलिटी को भी यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हम लिंक करते चलेंगे ताकि आपको अगर मेंस भी लिखना रहे
तो काफी हद तक आप कैपेबल रहे कि आप 150 वर्ड में जो है अपना आंसर दे दें। अच्छा ठीक है, ये तो है आपके 3 प्लेसेस। उसके बाद 2 प्लेस और हैं यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधा पूछेगा कि कहाँ पढ़ते हैं और किस कार्य से संबंधित है। तो आप ध्यान रखें कि चौपानी मांडव है, क्या नाम है उसका, चौपानी चौपानी मांडो। ठीक है, चौपानी मांडो के बारे में हम पहले अच्छे से जान लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट साइट होगी हम उसके बारे में भी जान लेंगे। चौपानी मांडो जो आपको साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले यहाँ से पूरा पाषाण काल से लेके नौ पाषाण काल तक। ठीक है, कहाँ से, पूरा पाषाण से लेके आपके नौ पाषाण काल तक, नौ पाषाण काल तक। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बनाएगा, कुछ आइडिया लग रहा है आपको। अगर पूरा पाषाण काल से लेके नौ पाषाण काल तक साक्ष्य यहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आपका मध्य पाषाण काल का साक्ष्य नहीं मिला होगा? जाहिर सी बात है मिला होगा। क्यों, जब पूरा पाषाण काल से शुरू कर रहे हैं, नौ पाषाण काल तक जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीच में तो मध्य पाषाण काल ही पड़ता है, तो इसके बारे में भी साक्ष्य मिला होगा। तो अगर यहाँ से भी एग्जाम में पूछे चौपानी मांडव के बारे में निम्नलिखित कदमों से विचार कीजिए। पहला, पूरा यहाँ पे चौपानी मांडव आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, सेकंड ऑप्शन दे दिया, पूरा पाषाण काल और नौ पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले आपको चौपानी मांडव से मिले हैं। उसके बाद ये जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल, ये तीनों को जो है साक्ष्य प्रदान करता है। तो आपका तीनों ऑप्शन से हो जाएगा। अगर थर्ड ऑप्शन में ये नहीं है, सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, आपको थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों है तो जाहिर सी बात है आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा पाषाण काल से लेकर नौ पाषाण काल तक साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं, यूपी में भी पड़ता है, और मध्य पाषाण काल का भी जो है क्या करता है, तो साक्ष्य प्रदान करता है। कौन, चौपानी मांडव। ठीक है, चौपानी मांडव, इतना क्लियर है ना, इतना इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं हम उसके उसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे ना पत्थर के बने चर्ट मिले हैं ना, चर्ट चर्ट मिले हैं, किसके, पत्थर के बने थे। यहाँ पे उपकरण उसके मिले हैं, यहाँ पे बकरियों के भी साक्ष्य मिले हैं और हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, पूरा पाषाण काल से लेके नौ पाषाण काल तक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौपानी मांडव किस स्टेट में पड़ता है, तो आपको पड़ता है यूपी में। ठीक है, आप बस 2 पॉइंट याद रखेंगे तो आपको जो है अच्छे से चीजें, अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आप उसको टैकल कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए एक प्लेस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक प्लेस और है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका लोहंदा, है ना। लोहंदा भी आपका पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। लोहंदा से साक्ष्य किसके मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या मिले हैं, अस्त से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो मिली है आपके लोहंदा से। लोहंदा कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है आपके यूपी में पड़ता है। ठीक है ना, कहाँ पड़ता है, यूपी में। किस पीरियड से संबंधित है, तो है आपका पूरा पाषाण काल से संबंधित है। कौन, लोहंदा। ठीक है, अगर रिपीट कराऊं, बेलन घाटी, सोनभद्र सिंगरौली घाटी, चंदौली की चकिया, उसके बाद चौपानी मांडो, उसके बाद लोहंदा, ये किससे संबंधित है, तो है आपके संबंधित पूरा पाषाण काल से संबंधित है ना, पूरा पाषाण काल संबंधित है। उसके बाद चौपानी मांडो से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो नौ पाषाण काल से लेके पूरा पाषाण काल से लेके नौ पाषाण काल तक साक्ष्य मिले। यहाँ पे चर्च जो होते थे पत्थरों के बने उपकरण मिले हैं, यहाँ से बकरियां और हड्डियों के भी उपकरण मिले हैं। उसके बाद लोहंदा से आपको क्या मिला है, लोहंदा से अस्त से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, इतना क्लियर है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं आपके मध्य पाषाण काल की। कहा जाता है मध्य पाषाण काल में यूपी में जब इसका विकास हुआ था, तो यहाँ पे मानव गतिविधियां कहाँ प्रारंभ हो गई थी, तो शुरू हो गई थी आपके यूपी में। यूपी में इस काल में मानव गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी, मानव गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी कहाँ पे, मध्य पाषाण काल में और यूपी में। ठीक है, ना क्लियर है ना। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लेसेस है, मुरैना पहाड़, मैंने आपको अभी बताया था मुरैना के बारे में। मुरैना पहाड़ किससे संबंधित है, तो संबंधित है आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है ना, किससे, मध्य पाषाण काल से। एक मिनट, हाँ, मुरैना पहाड़ किससे संबंधित है, तो है आपका मध्य पाषाण काल से ही संबंधित है। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे क्या मिलता है, तो मध्य पाषाण कालीन जीवन यापन का साक्ष्य मिलता है यहाँ पे। कहाँ पे, तो आपके मुरैना पहाड़ में। मुरैना पहाड़ संबंधित है आपके मध्य पाषाण काल संबंधित। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलिए अब हम जान लेते हैं आपके कौन सा, तो है लेखिया। ठीक है, लेखिया किससे संबंधित है, तो लेखिया संबंधित है आपके किससे, तो आपके मध्य पाषाण काल से। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, नर कंकालों के साक्ष्य मिले हैं आपके, नर कंकाल के साक्ष्य किसी कहाँ से मिले हैं, तो मिले हैं आपके लेख हिया से मिले हैं। कहाँ से, लेख हिया से मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर बनाएगा, थोड़ा देखिए ना आप
जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठाइए कि किस तरह से जो एग्जामिनर सोचता है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न जो सेट करेगा, है ना। तो उसके हिसाब से अगर आप सेट करेंगे तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर रहेंगे। क्वेश्चन बनाइए दिमाग में क्या कैसे पूछ सकता है। मैंने आपको बताया अभी कुछ टाइम पहले कि आयोग का, यूपीपीएससी आयोग का सबसे इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टाइप है आपका मैच करने के लिए पूछता है ना। मैच करने के लिए पूछेगा, उसके बाद अरेंज करने के लिए पूछेगा। तो मैच आपको तभी कर पाएंगे ना जब आपको इन प्लेसेस के बारे में पता रहेगा अलग से। इस तरह से हवा हवाई नहीं पड़ के जाना ना, सिलेक्शन लेना है, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। देखिए कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई है कंपटीशन। आपको जो मिलेंगे स्टूडेंट ना एग्जामिनर हॉल में, वो ऑलरेडी यूपीपीएससी फाइनलिस्ट होंगे, जो इंटरव्यू तो पहुंचे होंगे, तो आपकी फाइट उनसे है। तो उसको बेहतर जाना है ना, तो थोड़ा एक्सप्लोर करिए चीजों को, अपने दिमाग को खोलिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको इस जर्नी में आपके साथ हूँ, 110% अपना लगा रहा हूँ, पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि आप उस लेवल तक पहुंच जाए, बस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। इसलिए मैं अलग अलग चीजों को अलग अलग रिसर्च कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, कोई आपको क्लियरिटी दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलिए अब हम जान लेते हैं यहाँ पे मध्य पाठशाला का असर बारे में। सराय नाहर राय, सराय नाहर राय आपका किससे संबंधित है? तो नौ मध्य पाठशाला काल से संबंधित है। यहाँ पे क्या मिले हैं? 14 समाधान मिले हैं, 14 समाधान और 8 गर्त के चूल्हे मिले हैं, 8 गर्त के चूल्हे मिले हैं। समाधान मैंने आपको बताया था पत्थरों के बनाए जाते थे, जहाँ पे मृतकों को क्या किया जाता था, यहाँ पे दफनाया जाता था, है ना, दफनाया जाता था। उसके बाद यहाँ पे एक प्लेस और है मैदाहा, उसके बाद दमदमा, है ना, मैदाहा और दमदमा। मैदाहा, मैदाहा मैंने आपको बताया था स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाया जाता था। उसके बाद यहाँ पे सील मिले हैं और हथौड़े भी मिले हैं, हथौड़े और सील, सील और हथौड़े मिले हैं। ठीक है, सील और हथौड़े मिले हैं। उसके बाद दमदमा, दमदमा किससे संबंधित है? तो आपके संबंधित है मध्य पाषाण काल से संबंधित। ठीक है, मैं आगे रिपीट कर रहा हूं, बस आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुरैना पहाड़ है, किससे संबंधित है? मुरैना, मुरैना आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद आपका सराय नाहर राय, सराय नाहर राय किससे संबंधित है? सराय नाहर राय आपका मध्य पाषाण का, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद लेखिया, लेखिया, उसके बाद आपका आ जाता है मैदाहा, मदहा, उसके बाद दमदमा, है ना, दमदमा। ये प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लेसेस को याद रखिए, लिख लीजिए। एग्जाम में आपका बनेगा क्वेश्चन, यहाँ से बनेगा, 100% बनेगा। ठीक है, इस तरह की चीजों को सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे तो आपको तो क्वेश्चन अच्छे से टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते हैं। एशियन हिस्ट्री में बहुत फैक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, चीजों को बस एक सीक्वेंस में अरेंज करना होता है ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रह जाए। इसलिए मैं मध्य पाषाण कालीन असल के बारे में अलग बता रहा हूँ, पूरा पाषाण कालीन असल कौन कौन थे उसके बारे में मैंने अलग बताया, 9 पाषाण के बारे में अलग बताऊंगा। अगर मैं चाहता तो पूरा पाषाण काल जैसे मैंने डिफिनेशन दिया उसके बाद इनको कवर करा देता, तो आपको 2-3 बार रिवीजन हो गया बीच में, और कौन से प्लेसेस कहाँ कहाँ खुदाई मिले हैं उसकी भी जानकारी होगी। तो आपको जो है कई एंगल से चीजों को पता चल गया ना, तो बस आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए उसी उसी एंगल से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका अब 9 पाषाण काल। ठीक है, 9 पाषाण काल, 9 पाषाण काल क्या विशेषताएं रही है? यहाँ कुलडीहवा, मैगहरा और पंचो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। कौन सा है? तो है आपको कुलडीहवा, कुलडीहवा, पंचो, पंचो, उसके बाद मैगहरा, है ना, मैगहरा और मदहा में कंफ्यूजन होइएगा। ठीक है, मैगहरा आपका है 9 पाषाण कालीन स्थल और मदहा है आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन स्थल, इतना क्लियर है ना। कुलडीहवा, पंचो और मैगहरा संबंधित है आपके 9 पाषाण कालीन स्थल से। ठीक है, मैगहरा से किसके साक्ष्य मिले हैं? मैगहरा से आपके साक्ष्य मिले किसके? तो गौशाला के साक्ष्य मिले हैं, यानी पशुपालन के। पशुपालन तो यहाँ पे विकसित हो गया था, तो बहुत ज्यादा विकसित हो गया था यहाँ पे। तो दूध लोग अब स्वयं के लिए भी प्रयोग करना शुरू कर दिए थे ना। यहाँ पे कृषि काफी ठीक ठाक मात्रा में मिली है, धान के भूसे के साथ यहाँ से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? कुलडीहवा से। ठीक है ना, क्लियर है आपका। उसके बाद पंचो, पंचो प्लेस क्या किसके साक्ष्य मिले? पंचो से। तो पंचो से आपके मिले हैं 9 पाषाण कालीन अवशेष, 9 पाषाण कालीन अवशेष कहां से मिले हैं? आपके पंचुओं से। ठीक है, इतना क्लियर है ना। उसके बाद लहुरा देव, लहुरा देव, लहुरा देव से किसके साथ मिले हैं? तो लहुरा देव धान की खेती के साथ मिले ना, धान की खेती। ठीक है, धान की खेती के साथ कहां से मिले हैं? तो साथ मिले आपके लहुरा देव से। ठीक है, लहुरा देव से, इतना क्लियर है। मैं आगे रिपीट कर रहा हूं, आगे रिपीट कर रहा हूं किसको? 9 पाषाण काल को।
9 पाषाण काल को मैं अगेन जो है रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा है? कुलडी हवा। हमारा पर्पज है कुछ छोड़ के नहीं जाना, हमको अच्छे से यही कवर कर लेना है, ठीक है। कुलडी हवा, मैगहरा, पंचोह, उसके बाद आपका लहुरा देव, है ना, लहुरा देव, लहुरा देव। ये है आपके 9 पाषाणकालीन स्थल, ठीक है। 9 पाषाणकालीन स्थल, कुलडी हवा, मैगहरा, पंचू और लहुरा देव, ठीक है। इतना क्लियर है ना? इतना चीजें आपको क्लियर होगी। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हम अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तो चीजें जो है आपको आसानी से याद रह जाएंगी, ठीक है। ये घाल में नहीं करना, हमको खिचड़ी नहीं बनाना कि हम एक ही में सब कवर करेंगे, नहीं। अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग हेडिंग डाल के पढ़ेंगे और उसकी विशेषताएं क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ताकि जो है आपको अच्छे से आपकी जो नोट्स भी तैयार हो जाए, आपको एक नॉलेज अच्छी गेन हो जाए, ठीक है। तो आज हम 9 पाषाणकालीन स्थल तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका हिस्ट्री का खत्म होगा सीरीज पूरा, जो मैंने आपको यहाँ तक बताया था ना, 8 टॉपिक खत्म होंगे, उसके बाद एक पूरा सेट मैं आपको दूंगा 100-200 क्वेश्चन का होगा, उसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ मिल जाती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको एशियन हिस्ट्री का, मेडुअल हिस्ट्री का, वहाँ पे हिंदी का मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया हुआ है। उसके बाद करंट अफेयर्स का मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आपको काफी चीजें मिल जाएंगे। मैंने फुल लेंथ टेस्ट भी डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, मैं इस जर्नी में आपके साथ हूँ, बस अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। समय बहुत कम बचा है, 2 ही महीने बचे हैं। मैं आपको डेली बेसिस करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको अब सामान्य जीके का भी लेक्चर मिलने वाला है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का। ये कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता है ना? आपके अगर मिनिमम हम बात करें यूपी स्पेशल का, ठीक है, तो मिनिमम आपका 25 और मैक्सिमम आपका 30 क्वेश्चन जाता है ना, कितना 30 क्वेश्चन जाता है। तो आपको 30 क्वेश्चन ये हो गए, और आपके करंट अफेयर यूपी हो गया, उसके बाद आपका राष्ट्रीय संकलन हो गया, वहां से भी 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स आते हैं, ठीक है। जब आपके 60 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, कहाँ से? यहाँ से, तो हम पहले इसको कवर करते हैं ना, अच्छे से कवर करते हैं यूपी स्पेशल को और करंट अफेयर को, ठीक है। अगर 60 क्वेश्चन यहीं से आपने कवर कर लिया, उसके बाद आपका 60 नंबर हिंदी, 60 में 55 तो कर ही जाएंगे, 100 प्लस तो आप डाक ही गए, सेफ जोन में हो गए ना। उसके बाद ज्योग्राफी को भी कवर कर देंगे, उसके बाद थोड़ा मैथ लगा देंगे, तो आप 110-115 के आसपास पहुंच जाएंगे क्वेश्चन पे, तो आप जो सेफ जोन में रहेंगे ना। इस तरह से डिफाइन करिए चीजों को कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको वहाँ पे वही कवर कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। अन्यथा चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।